हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो ना? सारी चीजें प्रॉपर रिवाइज करनी है। 2 टास्क दिए थे बच्चों आपको। पहला टास्क क्या दिया था? पहला टास्क आपको दिया था कि केमिस्ट्री में थ्योरी का रिवीजन चलते रहना चाहिए ना, थ्योरी का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड टास्क बच्चों क्या दिया था? सेकंड टास्क एक पेपर डेली आपको सॉल्व करना है। होपफुली आप दोनों पे वर्कआउट कर रहे होगे, है ना। प्रॉपर रिवीजन करते चलो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी इंक्रीज होगा और अच्छा एग्जाम में करके आओगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज क्या टास्क है हमारा? क्या टास्क है बताओ? 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सारी बात पूरी लेक्चर के ड्यूरेशन में ध्यान से सुननी है और कंसंट्रेटेड रहोगे तो बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन होने वाला है, प्रॉपर रिवीजन होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? स्टार्ट किया जाए सेशन। चलो, तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है आप पहले भी डिफाइन कर रखे हो कि भाई सॉल्यूशन मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है। सारी बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहना, है ना। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है? यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज क्या है? डिफरेंट है। जैसे NaCl इन वाटर, है ना। तो NaCl को पानी में डालोगे तो जो सॉल्यूशन का फेज है, सॉल्यूशन का फेज भी लिक्विड रहा और सॉल्वेंट भी क्या था? लिक्विड था। तो जिसका फेज सॉल्यूशन से मिले वो सॉल्वेंट और जिसका सॉल्यूशन से फेज डिफरेंट रहे वो क्या? सॉल्यूट। अब सपोज अल्कोहल इन वाटर, तो अब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है और सॉल्यूशन भी क्या? लिक्विड है। तो ऐसे केस में जिसके मोल कम वो सॉल्यूट और जिसके मोल ज्यादा वो क्या? सॉल्वेंट। जिसके मोल ज्यादा वो क्या? सॉल्वेंट। यदि मोल भी सेम है और क्या फेज भी सेम है, देन देयर इज नो सॉल्यूट नो सॉल्वेंट। कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, सारी बात ध्यान से सुनना फटाफट, है ना। क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, टर्नरी 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, क्वाटरनरी 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। ये क्लासिफिकेशन क्लियर? हाँ, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, हाँ, डिपेंडिंग ऑन फेज। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड। यदि सॉल्यूट भी सॉलिड है तो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। एग्जांपल पूछा जाता है एग्जाम में एग्जांपल पूछा जाता है, इसलिए कुछ एग्जांपल्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो देखो तीनों केस में क्या खास बात है? सॉल्वेंट सॉलिड है ना। तो सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, है ना। अब मैंने क्या करा? सॉल्यूट लिक्विड कर दिया, तो बताओ अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम एग्जांपल हो जाएगा। यदि अब इस बार सॉल्यूट गैस कर दिया, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही चल रहा है, तो सॉल्यूशन जैसे क्या होता है? एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन मेटल सरफेस, H2 एडजॉर्ब हो जाएगी, है ना। सॉल्यूशन ऑफ H2 इन सोडियम। क्लियर है? ये एग्जांपल क्लियर हुए। अब देखो, अब अपन डिफाइन कर रहे हैं क्या? गैसियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? गैस, और सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यदि सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है, तो क्या होगा? कैम्फर इन N2, कपूर जानते ही हो, है कि नहीं। यदि सॉल्वेंट बच्चों गैस कर दिया, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2, है ना। और गैस, यदि देखो अभी तो हमने सॉल्वेंट गैस फिक्स कर रखा है, सॉल्यूट भी गैस है, जैसे एयर, वहां पे O2 और N2 प्रेजेंट रहती है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है एयर, है कि नहीं। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन डिफाइन कर देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे? तीनों केस में सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड। एक बार सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, एक बार सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, एक बार सॉल्यूट क्या हो सकता है? गैस। जैसे सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड है तो ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, जैसे NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। यदि सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो अल्कोहल। बेबड़े लोगों की कहानी जानती हो क्या? अल्कोहल प्लस पानी, है कि नहीं। सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट क्या? लिक्विड। तो बताओ CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। सोडा वाटर एग्जांपल हो सकता है। ये सारी बात समझ में आ गई। एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी टेम्परेचर में आपको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दे दिया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दे दिया, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं? जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब देखो हम बोलते हैं ना लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर स्पीसीज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहेगा, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कहानी। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? टेम्परेचर, और तीसरा क्या हो सकता है? प्रेशर। अब देख लेते हैं कौन सा फैक्टर कहां पे किस तरीके से इफेक्ट करता है। यदि मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी यदि लिक्विड में आप क्या कर रहे हो? सॉलिड सब्सटेंस ऐड कर रहे हो। अब देखो लिक्विड और सॉलिड तो हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं, इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तुम सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड ऐड कर रहा हो, कितना भी प्रेशर लगाओ, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो हाईली क्या? इनकंप्रेसिबल है। कौन? लिक्विड और सॉलिड। तो बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या आएगा? बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या लिखोगे आप? लिख दोगे क्या? नो इफेक्ट। क्या होगा? नो इफेक्ट। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सपोज NaCl को आपने क्या करा बच्चों? NaCl सॉलिड को आपने पानी में डाला,
ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बना लिया। क्लियर है? अब डिपेंड करता है इधर से इधर जाने में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है ना, उसे डेल्टा एस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखो, यदि डेल्टा एस सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड समझ में आ गया। अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो, गैस था यहां पे, मास कम रखा था। यदि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस का भी प्रेशर इंक्रीज होगा। ज्यादा मास रख दिया तो बताओ, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इस लिक्विड सरफेस से इन गैस के मॉलिक्यूल्स का ज्यादा कोलिजन होगा, और ज्यादा कोलिजन होगा तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? और इसी पे बेस्ड है हेनरीज लॉ। वो यही तो बोलता है लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा, गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगी। तो क्या रिलेशन दिया? और यदि पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा तो गैस ज्यादा पानी के अंदर जाएगी। पानी मतलब सॉल्वेंट पानी हो सकता है, मैक्सिमम केस में पानी लेते हैं, दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के अंदर उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो उसने बोला क्या? प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो ये क्या जाता है? हेनरीज कांस्टेंट। क्या जाता है बच्चों? हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है फंडा? हाँ, तो अब लिख दें मोल फ्रैक्शन को क्या ले सकते हैं? अब सॉल्वेंट वाटर ही मान लिया ना, मोल ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन लिखना आता है ना, मोल ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इन दोनों का सम, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट काफी ज्यादा है, इसको क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब देखो, हेनरीज कांस्टेंट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तुम वैसे भी समझ लो, एक्स गैसियस किस में जा रहा है? एक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, लिक्विड फेज में जा रहा है, तो डेल्टा एनजी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और डेल्टा एनजी नेगेटिव हो गया मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है फंडा? ठीक है। तो क्या लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ के? देखो, नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो फिर ऐसे केस में हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होता। गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना कर जाए, जैसे CO2 प्लस वाटर H2CO3 बना लिया, आप तो सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे थे, यहां तो रिएक्शन हो गई है कि नहीं? आफ्टर डिसॉल्विंग गैस के पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। गैस डिसॉल्व होने के बाद पानी के अंदर डिसोसिएट ना हो जाए, मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट ना हो जाए। ये लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ के। ये सारी बात समझ में आ गई। हेनरीज लॉ क्लियर है। अब ये अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दिमाग में और क्लियर हो जाएंगी। अब वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? किसी टेम्परेचर में था, लिक्विड था ना, उसके कुछ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एवापोरेट होंगे, और ऊपर एक खाली स्पेस पे क्या होंगे? खाली स्पेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। अब देखो, ये खाली स्पेस में ये कंटेनर के वॉल से टकराएंगे, और कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो ठंडे होकर नीचे आएंगे। तो क्या क्या चल रहा है? एवापोरेशन भी चल रहा है और कंडेंसेशन भी चल रहा है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा मतलब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? रेट ऑफ एवापोरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि लिक्विड का सरफेस एरिया कांस्टेंट है। रेट ऑफ एवापोरेशन तो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, और धीरे से रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ एवापोरेशन के बराबर हो जाएगा। उस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस समय जो वेपर्स हैं, लिक्विड की जो वेपर्स ऊपर पहुंच गई हैं, वो इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएंगे वो क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर लिक्विड का शेप ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर, इन सब चीजों पे, सरफेस एरिया वगैरह में वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है, एक्स लिक्विड और एक्स गैसियस इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, तो केपी क्या लिखोगे? केपी क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ एक्स लिखोगे, इसकी एक्टिविटी क्या 1, प्रेशर ऑफ एक्स अपॉन 1। और ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर क्या है? लिक्विड के ऊपर जो गैस है जो प्रेशर लगा रही है इक्विलिब्रियम में, उसी को तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। टेम्परेचर चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होगा। उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। कौन देता है? क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है। अब डेल्टा एच वेपराइजेशन बताओ, लिक्विड से गैस में जाना, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा क्या? ग्रेटर देन 0। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है फंडा। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बताओ ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? इन गैस का प्रेशर, जो गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर आ गई दैट इज वेपर्स, उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। यदि बाहर का प्रेशर 1 atm है, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो P एक्सटर्नल 1 atm के बराबर है, तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाएगा बच्चों? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यदि 1 बार है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगला बात क्या, जो ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी इतना ज्यादा है ना, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्या होगा? इजीली वेपर में जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और कम टेम्परेचर में P एक्सटर्नल, बताओ कम टेम्परेचर में P एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। कम हीट प्रोवाइड करने से, कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो वेपर के फॉर्म में चला गया और उस वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। क्लियर है फंडा? ठीक है, सारी बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखो बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, राउल्ट्स लॉ, है ना, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। यहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। और वो लिक्विड्स क्या होंगे? कंप्लीटली मिसिबल होंगे और दोनों वॉलेटाइल होंगे। वॉलेटाइल होंगे मतलब वेपर के फॉर्म में जा सकते हैं, है ना। तो राउल्ट्स लॉ पहली बात दिमाग में क्लियर होना चाहिए, किसके लिए होता है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखो एक प्योर लिक्विड है था, तो उसकी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेपर प्रेजेंट है, तो P0 क्या कहलाएगा? बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। ऐसे B लिक्विड प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, उसकी वेपर लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगा रही होगी, P0 क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। अब आपने दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर में रख दिया, तो नया प्रेशर क्या P0A प्लस P0B हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए राउल्ट्स लॉ की जरूरत पड़ी। क्यों? पहले सारा सरफेस ए के लिए अवेलेबल था ऊपर जाने के लिए, पहले सारा सरफेस बी के लिए अवेलेबल था ऊपर जाने के लिए। अब सरफेस बढ़ गया ना दोनों में, तो जितना प्रेशर पहले एक्सर्ट कर रहा था ए P0A, अब उतना नहीं एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा इस बार प्रेशर बच्चों जो PA, यहाँ पे ए जो प्रेशर लगाएगा PA वो होगा लेस देन P0A। यहाँ पे जो B प्रेशर लगाएगा PB वो क्या होगा? P0B। अब A और B दोनों प्रेजेंट है, तो PA क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पार्शियल वर्ड क्यों यूज आया? क्योंकि टोटल प्रेशर किसी एक की वजह से नहीं है, दोनों की वजह से लग रहा है। तो टोटल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? PA प्लस PB। और ए कितना प्रेशर लगा रहा है, वो डिपेंड करेगा उसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? P0A XA। ऐसे PB कितना प्रेशर लगा रहा है, उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। PB इक्वल टू P0B XB। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? PA प्लस PB, तो क्या आ गया? P0A XA प्लस P0B XB। तो ये ग्राफ का पैटर्न ये आता है। ग्राफ का पैटर्न कैसे निकाला? देखो यहां पे प्योर B है, इस पॉइंट पे प्योर B है, इस पॉइंट पे प्योर A है, लेकिन सॉल्यूशन तो कहीं बीच का होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है। देखो जब सॉल्यूशन में A नहीं रहता, प्योर B रहता, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या रहता? P0B। क्या रहता? P0B। हमने क्या मान के चला? A ज्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू B, तो P0A की वैल्यू क्या होगी? P0B से ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पे A 0 है और यहाँ पे पूरा A है, तो यहां पे जब पूरा A रहेगा तो कितना प्रेशर लगेगा? P0A। जब पूरा B रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा? P0B। लेकिन सॉल्यूशन में तो प्रेशर बीच का रहेगा ना, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? P0A XA प्लस P0B XB। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो आप? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब लिक्विड में A और B दोनों ही तो प्रेजेंट है ना, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? बताओ 1 ही होगा ना। तो क्या आएगा ये? बताओ, ये आ जाएगा P0A, ध्यान से देखो, P0A माइनस P0B XA प्लस क्या आ जाएगा? P0B। ये इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई ना। तो इस इक्वेशन की कैसी पैटर्न आ रही लाइन की? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो ये लाइन कैसी है? y इक्वल टू mx प्लस c है, तो ये किसका ग्राफ है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन। क्लियर है फंडा? ठीक है। अब यदि मैं डेल्टन्स लॉ लगाऊं, डेल्टन्स लॉ क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ऊपर ये खाली जगह में कौन प्रेजेंट है? दो गैस प्रेजेंट है, एक तो A, दूसरा क्या है? B है। तो क्या बोलता है डेल्टन लॉ? A का कितना प्रेशर होगा? बताओ, A का प्रेशर कितना लगाते हैं? गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है A का? YA इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही B का कितना प्रेशर रहेगा? वो डेल्टन लॉ क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन कितना है ऊपर, किसमें? वेपर फेज में, इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर टोटल कितना प्रेजेंट है? यदि ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो टोटल प्रेशर कितना प्रेजेंट है? P सॉल्यूशन, और ये क्या है? PA प्लस PB के बराबर है।
ए कितना प्रेशर लगा रहा है, ए का गैसियस में मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू टोटल प्रेशर, बी का कितना प्रेशर लग रहा है, बी का वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। क्लियर है। इस इक्वेशन पीए की वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर दोगे कितना पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी की वैल्यू क्या है पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है बच्चों। तो यहां से क्या जाएगा आपका y की वैल्यू पी नॉट एक्स अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बाई बी की वैल्यू क्या जाएगी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। अभी आपने ग्राफ किसका बनाया है बताओ, वही मोल फ्रैक्शन वर्सेस, ठीक है। ये y और बाई बी क्या है, गैसियस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आपने किसके वर्सेस ग्राफ बनाया है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का y वर्सेस बाई बी ग्राफ बनाया, तो कुछ ऐसा पैटर्न आएगा, कुछ ऐसा पैटर्न आएगा। क्लियर फंडा। अब देखो, अब दोनों ग्राफ को आप कंबाइन कर दो, एक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाला ग्राफ ये है, एक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाला ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वेपर कंपोजिशन का ग्राफ है। वेपर कंपोजिशन चेंज होने से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे वेरी कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, लिक्विड कंपोजिशन चेंज होने से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे वेरी कर रहा है। दोनों ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ग्राफ को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आएगा। हाई प्रेशर रेंज में बताओ, ये लिक्विड कंपोजिशन का ग्राफ है, तो हाई प्रेशर में ज्यादा प्रेशर लगा के रखोगे तो बताओ मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे। लो प्रेशर रेंज में कौन रहेगा, गैस रहेगा। और बीच वाले ग्राफ में लिक्विड और गैसियस कंपोजिशन किस में रहेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लिक्विड और गैसियस कंपोजिशन किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जैसे देखो, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया है ना, ये लिक्विड कंपोजिशन वाला कर्व है। तो देखो यहां से किसकी रीडिंग आती है, यहाँ पे A0 धीरे धीरे A इंक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या देगा, x से देगा। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन किसका होगा, XB का होगा। तो ये इतना डिस्टेंस जो बता रही है, जो वैल्यू आ रही है, वो क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और बचा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिक्विड फेज। ठीक है। यदि आपको वेपर कंपोजिशन निकालना है तो ग्राफ को पैरेलली ड्रॉ करो x एक्सिस के, है ना। तो यहां पे ये किसका ग्राफ है, वेपर कंपोजिशन का ग्राफ है। तो देखो ये x की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से रीडिंग होती है स्टार्ट किसकी, A की, तो ये हो जाएगा y, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, yb हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, yb। क्लियर है। तो देखो यहां पे A है ही नहीं, A है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0, और A है नहीं लिक्विड में, तो A वेपर में भी नहीं जाएगा, वेपर में भी नहीं जाएगा, तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इस पॉइंट पे देखो केवल A है, B है ही नहीं, तो वेपर भी किसकी बनेगी, वेपर भी किसकी बनेगी, बताओ A की बनेगी। तो प्रेशर क्या होगा, P0A। यहां पे प्योर B है और यहां पे प्योर A है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये वेपर कंपोजिशन का ग्राफ निकालना है, लिक्विड कंपोजिशन का पता है, तो लिक्विड कंपोजिशन ग्राफ से पैरेलली लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के, कहां पे, वेपर कंपोजिशन की तरफ। तो ये वैल्यू हो गई x से, और यहीं से ये वाली वैल्यू क्या होगी, y। ठीक है। ये बची हुई वैल्यू क्या थी, xb, और ये क्या होगा, yb। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो इसका रिवीजन होना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्लियर है। तो ये ग्राफ कब आया था, जब कांस्टेंट टेम्परेचर में बनाया था। क्या बनाया था, कांस्टेंट टेम्परेचर में। हाई प्रेशर रीजन में लिक्विड होगा, लो प्रेशर रीजन में क्या होगा, गैस होगा। बीच में लिक्विड और गैस क्या होंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है फंडा। उसके बाद देखो, यदि मैं ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर में बनाऊं, ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर में बनाऊं, तो बताओ हाई टेम्परेचर में ये क्या है, जिसका वेपर प्रेशर कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा। इजीली वेपर में नहीं जा रहा ना, ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल करना पड़ेगा, और ये क्या T0A, ये क्या हो गया T0A। क्लियर। तो हाई टेम्परेचर रेंज में यहां पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर रेंज में गैस होता है, लो टेम्परेचर में क्या होगा, लिक्विड, और बीच में लिक्विड और गैस क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लिक्विड और गैस क्या रहेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर है फंडा। ठीक है। तो ग्राफ का एनालिसिस आना चाहिए आपको, समझ रहे हो, तब जाके अच्छे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इस बार बी क्या है मेरा, सॉलिड है, और बी सॉलिड तो वेपर के फॉर्म में नहीं जा सकता, तो P0B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ए क्या है मेरा, लिक्विड है। इस बार क्या हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB, और P0B की वैल्यू 0 रखोगे तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, P0A XA के बराबर। कितना प्रेशर कितने से कम हो गया, यदि प्योर A होता तो वेपर प्रेशर होता P0A, लेकिन नया प्रेशर कितना हो गया, P0A XA हो गया ना, है कि नहीं। लिक्विड के आने से प्रेशर कम हो गया, क्यों, सॉलिड के आने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में नहीं जा रहा है, लेकिन अपना मोल फ्रैक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा है। कौन, सॉल्यूशन के अंदर कौन अपना मोल फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट दे रहा है, पार्टिसिपेशन दे रहा है, सॉलिड। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, P0A 1 माइनस XA। तो कितने से कम हो गया, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P0A होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कम होकर कितना हो गया, P0A XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
क्लियर है? क्या प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन की? आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं बताओ? राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो बताओ जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो लिक्विड ए में ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी ने जब सॉल्यूशन बना लिया, ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कोई ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और मिक्स हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एच जी मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जीरो है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आया। क्लियर है? क्या एग्जांपल है? बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, C2H5Br प्लस C2H5I, PHCl प्लस PHBr, बताओ ब्रोमोमीथेन प्लस क्लोरोमीथेन। ये सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है? एग्जांपल पूछा जाता है। क्लियर है? ये ग्राफ आपको समझ में आए थे ना? ये ग्राफ किसके वर्सेस बनाया गया है? इस इक्वेशन से एक ग्राफ बनाया गया था, इस इक्वेशन से एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है? कुछ ऐसा पैटर्न आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पहले ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, पहले बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वो सॉल्यूशन में जाके उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में कम हो गया तो इजीली वेपर के फॉर्म में जाएंगे। तो बताओ, इजीली वेपर के फॉर्म में जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो राउल्ट लॉ के कंपैरिजन में जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था, है ना, थ्योरेटिकल प्रेशर तो ये आना चाहिए था, लेकिन वो किसके लिए होता है? राउल्ट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एक्चुअल प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है? इजीली वेपर फॉर्म में जा रहा है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है कि नहीं? अब देखो, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था सॉल्यूशन में, तो दूरी बढ़ गई होगी ना, दूरियां बढ़ गई होंगी, प्यार मोहब्बत कम हो गया है, तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, है ना? और पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हीट क्या होगा? आपको एनर्जी देनी पड़ी होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? कम हुआ, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और मिक्स हुए तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। रैंडमनेस तो बड़ी है ना? अब ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है फंडा? तो ये एग्जांपल इथेनॉल प्लस एसीटोन, किसका? पॉजिटिव डेविएशन का। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन, ये एग्जांपल पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए मैंने एग्जांपल भी लिख दिया यहाँ। क्लियर है? एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CH2, CCl4 प्लस टोल्यूइन, CCl4 प्लस CH3OH, ये सारे एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? यहां पे क्या हुआ था? सॉल्यूशन फेज में आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो बताओ, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इजीली वेपर के फॉर्म में नहीं जाएंगे। लिक्विड फेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा ना, तो इजीली वेपर के फॉर्म में नहीं जाएंगे, तो राउल्ट लॉ के कंपैरिजन में जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आना था, बताओ एक्चुअल प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो मॉलिक्यूल पास रहेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है तो एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। वर्क डन टुवर्ड्स द फोर्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एनर्जी, है ना? और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो है, यदि मिक्स हुए हैं तो, है ना? और क्या हुआ है? रैंडमनेस तो क्या हुई है? बढ़ी है। रैंडमनेस यहाँ पे बढ़ी थी और यहाँ पे भी बढ़ेगी, तो ये दोनों चीज तो क्या है? दोनों के लिए कॉमन है। तो ये एग्जांपल हो गया H2O प्लस HNO3। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना मॉलिक्यूल के बीच में, सॉल्यूशन फेज में आने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इजीली वेपर के फॉर्म में नहीं जाएंगे। H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HCl, H2O प्लस आपका मिनरल एसिड, है ना? CH3OH प्लस CH3COH, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये सारे एग्जांपल हो गए किसके? शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है फंडा? अब देखो, बात करने वाले हैं, है ना, पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ किस तरीके से हो जाता है। देखो, पहले क्या ग्राफ आ रहा था? ये इस तरीके का आ रहा था, P इक्वल टू P नॉट ए एक्स से। ये क्या आ रहा था? PB इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी। बी इधर पे जीरो होता है, इस साइड इंक्रीज होता है, और ये प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ रहा था। तो इस बार क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। इस बार ग्राफ क्या आना चाहिए था प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का? ये स्ट्रेट वाला आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसलिए ग्राफ क्या होगा? ऊपर उठ गया, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन में क्या ग्राफ फॉलो होना चाहिए था? ये वाला होना चाहिए था, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कब? आइडियल कंडीशन में।
अब क्या वो नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, प्रेशर कम शो कर रहे हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया सॉल्यूशन फेज में, है ना। ए भी कम प्रेशर, देखो ये ए का ग्राफ भी नीचे चला गया, ये बी का ग्राफ भी नीचे चला गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबके लिए बढ़ा है ना, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है, तो इजीली वेपर फॉर्म में नहीं जा पा रहे। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन काफी ज्यादा होंगे, यदि ये पॉजिटिव डेविएशन काफी ज्यादा होंगे, देखो किस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, है ना। वेपर प्रेशर यदि ये पॉजिटिव डेविएशन काफी ज्यादा बढ़ गए तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, ये वाला ग्राफ भी, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ ऊपर जाके कट कर देते, है ना। तो ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ ये हो जाता। तो देखो यहां पे एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूं, एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है, जहां पे लिक्विड और, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब, ठीक है, किसका, लिक्विड इनटू लिक्विड का, ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, दोनों क्या है, लिक्विड है और दोनों क्या है, वॉलेटाइल है, दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। और ऐसे केस में जहां पे उनका वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब YA की वैल्यू क्या हो जाए, XA के बराबर हो जाए, और YB की वैल्यू क्या हो जाए, XB के बराबर हो जाए। देखो XA की वैल्यू यही आएगी और YA की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, क्योंकि A है, ए का लिक्विड का मेजरमेंट यही, ए चाहे लिक्विड हो चाहे वेपर, उसका मेजरमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो एक्स की वैल्यू वही आ रही है, वाई की वैल्यू वही आ रही है, क्योंकि ग्राफ यहां पे कट कर गए, ग्राफ कट कर गए। तो एजियोट्रोप क्या होता है बताओ, ऐसा सॉल्यूशन कैसा जो कि बाइनरी हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, दोनों क्या होने चाहिए, वॉलेटाइल होने चाहिए, और उनका लिक्विड और वेपर कंपोजिशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है कि नहीं, बाई बी की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स बी के बराबर हो जाए। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर है। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन लार्ज हुआ तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, है ना, वेपर प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे जहां पे एजियोट्रोप का फॉर्मेशन हुआ है, वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होएगा, और वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन है, मतलब वेपर में इजी चले जाते हैं तो कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। एग्जांपल इसका देखो मैंने लिया इथेनॉल प्लस वाटर वाला, इथेनॉल प्लस वाटर वाला। तो एजियोट्रोप के बारे में आइडिया क्लियर हो गया। यदि नेगेटिव डेविएशन लार्ज होंगे तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, और वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉयल करने के लिए प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ वहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन होगा। तो वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, यदि वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, मिनिमम, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन होगा। ये फंडा क्लियर, ठीक है, ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। हाँ, अब डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं बात करूं 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, और मैं बात करूं 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन की, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है, दोनों केस में यदि सॉल्वेंट वाटर है, ये दोनों केस में सॉल्वेंट वाटर है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, जिनकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि यदि ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl यदि पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो नंबर ऑफ आयंस यदि मैं देखूं एक्चुअल में तो ये 0.5 ये भी Na प्लस और 0.5 Cl नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स काइंड ऑफ 1 के तरीके से, 1 मोलर के तरीके से बिहेव करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या देखने को मिलेगी, दोनों के लिए सेम देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ना करके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, वो क्या कहलाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड कर सकती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर सकती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकती है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। पहला क्या, आरएलबीपी क्या पढ़ा था अपन ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता था, लेकिन वो कब होता था, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का काम ना करे, मतलब डिसोसिएट ना हो। यदि डिसोसिएट हो रहा है तो मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे एक आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और केवल ये फॉर्मूले में एक गलती हो जाती है, केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के आगे लोग आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिकली एंड मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे आई मल्टीप्लाई होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे आई मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, है ना। आई क्या होता है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है, क्या होता है 1 + n - 1 × अल्फा, 1 + n - 1 × अल्फा। जैसे NaCl है, कितने आयंस में टूट रहा है, 2 में, n की वैल्यू 2, और 100% टूट रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये किसके लिए, एसोसिएशन के लिए आई। n मतलब कितने में एसोसिएट हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, मतलब n की वैल्यू 2, और कितना परसेंटेज एसोसिएट हो रहा है, बी क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बी क्या है, बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है। यदि एक से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है तो हर सॉल्यूट की वजह से क्या हो रहा होगा, वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा, तो ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट आया सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, हर सॉल्यूट की वजह से जो डिक्रीमेंट आया उसको ऐड करते चलो। प्रॉब्लम कराऊंगा अभी, अपने आप खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
ऐसा टेम्परेचर जहां पे प्रेशर ऑफ वेपर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ये प्योर लिक्विड था यहाँ पे, है ना, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर था। ऐसा टेम्परेचर क्या होता है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तुमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया तो बताओ प्रेशर क्या हो गया होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया होगा सॉल्यूशन का, है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, पढ़ा ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। अब उस प्रेशर को वापस एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और वो क्या हो गया, TBS, दैट इज बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना एलिवेशन करना पड़ा बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB, इसकी वैल्यू क्या होती है, I × KB × M। M क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कुल मिला के मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे I और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे I और मल्टीप्लाई हो जाएगा। KB क्या है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट, क्लियर है। हाँ, अब देखो KB निकालने का तरीका क्या है, R 8.314 रखो, T0 भी क्या है, T0 भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज लिक्विड, जिस लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूं ना, ये लिक्विड में आपने सॉल्यूट ऐड किया था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ा था। क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के बराबर करना है ना। M क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पर मोल, और डेल्टा H वेपराइजेशन क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन जूल, क्लियर, इनटू 1000, क्लियर है फंडा, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अगली बात देखो, यदि एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो सबकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ होगा, सबको नेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो सबके इंडिविजुअल की वजह से जो एलिवेशन हुआ वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे I मल्टीप्लाई करो, I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, बस यही फंडा है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट T0F था, ठीक है, T0F था, क्लियर है। अब जैसे आपने क्या करा, सॉल्यूट ऐड करा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, देखो कम हो गया, क्लियर है। क्या फॉर्मूला है, I × KF × M। KF क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भाई जहां T0 भी है वहां T0F रख दो, जहां डेल्टा H वेपराइजेशन है वहां डेल्टा H फ्यूजन रख दो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लियर है पॉइंट। और दूसरा क्या, लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, देखो प्योर लिक्विड, यहाँ पे प्योर लिक्विड और यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है ना, यहाँ पे सिलोफन है। सिलोफन क्या है, बेसिकली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्वेंट को मूव करने के लिए अलाउ करती है, किसको, सॉल्वेंट मूव कर सकता है। देखो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब यहाँ का वेपर प्रेशर कम है और यहाँ का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब सॉल्यूट की लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ρgh, क्या होता है, ρgh, और एक और फॉर्मूला होता है ICRT, है ना, I × CA2RT। बेसिकली मोल ऑफ सॉल्यूट के आगे आप I मल्टीप्लाई कर देना, बस यही फर्क है, ठीक है। तो ये सारा थ्योरी रिवीजन हो गया किसका, आपका लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉल्यूशन का सारा थ्योरी रिवीजन करवा दिया। अब मैं अगली चीज आपसे क्या कराने जा रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो चलो बच्चों अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं अपन, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, स्टार्ट किया जाए। बढ़िया से थ्योरी रिवीजन हो गया अपना, ना, आप क्वेश्चन करना है। चलो, N2 गैस को बबल किया गया किसमें, वाटर में। आपका H2O लिक्विड है, इसमें N2 गैस डाला गया ना, 290 केल्विन टेम्परेचर देके रखा। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 4 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 atm है, एंड एटमॉस्फेयर में 25% N2 है, 25% क्या है, N2 है। मतलब सारा प्रेशर तो N2 की वजह से नहीं होगा, तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन उसका कितना हो जाएगा, 25/100, और टोटल प्रेशर कितना है, 4। तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, बताओ, ये क्या है, 4 atm है ना, 4 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा 1 atm। अब 1 atm को ऑलमोस्ट 1 बार ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ऑलमोस्ट क्या, कितना होता है, 1 बार ले सकते हो, है ना। N2 का प्रेशर आ गया, तो प्रेशर ऑफ N2 क्या लगा रहा हूं मैं, देखो KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन किसमें, वाटर में। तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ N2 क्या आ गया, 1, KH 1 बार ही लिख देता हूं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 75,000 बार इंटू, है ना, मैंने ऑलमोस्ट 1 बार के बराबर लिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ N2, है ना, और मोल ऑफ, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए मान रहा हूं क्योंकि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी मतलब मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, 1000 ml
इंटू 1 ग्राम पर ml, इतना वाटर है। इस क्वांटिटी को ऑलमोस्ट क्या लिख लो आप, 1000 लिख लो ना, क्योंकि देखो 1/75,000 बनेगा, तो वैसे क्वांटिटी मोल ऑफ N2 काफी कम आने हैं वैसे, ये समझ में आ रहा है ना। तो कितना आ गया, ऑलमोस्ट क्या लिख लेते हैं इसको, 1000 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1000 लिख लेते हैं। क्लियर है फंडा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, मोल ऑफ N2 कितना जाएगा 1/75, कितना जाएगा 1/75। क्लियर है। तो मिली मोल ऑफ N2 कितने आ जाएंगे, मिली मोल ऑफ N2 आ जाएंगे आपके, ओहो हो, ठीक है ठीक है, मिली मोल ऑफ N2 कितने जाएंगे 1/75 इंटू 1000। क्लियर है, 1/75 इंटू 1000 कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। एक गलती कर दी अपन इसमें, क्या करा गलती अपन ने, ये तो क्या हुआ H2O का मास आया ना, H2O क्या आया, ये तो मास आया, डिवाइड बाय 18 मोल करना था ना, डिवाइड बाय 18 भी तो करोगे मोल निकालने के लिए, है कि नहीं, 1000/18। तो यहाँ पे उधर जाके 1000, ये 1000 से 1000 गया, क्लियर है, 1000 से 1000 चला गया, तो और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ, इंटू 18 और आ जाएगा, इंटू 18 और आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, क्लियर है। मोल ऑफ N2 कितना जाएगा 1/75 इंटू 18। क्लियर है फंडा, ठीक है। यहां से मोल ऑफ N2 आ गया। चलो, तो ये इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेना ना, कोई गलती तो नहीं करी। 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml डिवाइड बाई 18, जैसे 1000/18 लिख दिया, तो 1000 से 1000 गया, ठीक है, और 18 क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा 75 के साथ। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 90 डिग्री सेल्सियस में आपको वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन देके रखा है। टोल्यूइन का वेपर प्रेशर क्या है, 400 टॉर है ना, प्योर टोल्यूइन का। पी नॉट ऑफ टोल्यूइन कितना है, देखो 400 टॉर है। क्लियर है। एंड पी नॉट ऑफ सिग्मा ज़ाइलिन, सिग्मा ज़ाइलिन का कितना देके रखा है, 150 टॉर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर दैट बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताओ, वेपर कंपोजिशन नहीं, लिक्विड कंपोजिशन व्हेन द प्रेशर इज 0.5 atm। तो इनका एटीएम में निकालो ना, 400 डिवाइड बाय 760 atm हो जाएगा ये। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 760 atm। क्लियर है। 1 atm में 760 टॉर होते हैं। क्लियर है। हाँ, अब 0.5 atm है इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए, टोल्यूइन को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, 400 इंटू 760 इंटू एक्स ए। क्लियर है। प्लस बताओ 150 डिवाइड बाय 760 इंटू एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 माइनस एक्स ए रख दोगे। क्या रख दोगे, 1 माइनस एक्स ए। तो यहां से आपका एक्स ए सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स ए सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस, वेपर कंपोजिशन भी पूछ रहा है। तो बताओ वाई ए क्या लगाओगे, है ना, वाई ए मतलब वाई ऑफ टोल्यूइन कितना आएगा, पी नॉट ए एक्स ए, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है बताओ, 400 इंटू 400 डिवाइड बाय 760 atm। एक्स ए की वैल्यू आ चुकी है, देखो ऊपर से हमने एक्स ए सॉल्व कर लिया है। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है, 0.5 atm। क्या 0.5 atm। क्लियर है। तो वाई ऑफ सिग्मा ज़ाइलिन कितना जाएगा, वाई ऑफ सिग्मा ज़ाइलिन कितना जाएगा, 1 माइनस वाई ऑफ टोल्यूइन, 1 माइनस वाई ऑफ टोल्यूइन। क्लियर है। तो देखो लैंग्वेज टफ दिखती है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन तो स्कोरिंग होता है, ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपके, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है फंडा। तो मैंने वही पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी लगा दिया, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन आ गया, है ना, 400 और ये 150 देके रखा था, एटीएम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। क्लियर फंडा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है देखो, फाइंड वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O देके रखा 20 टॉर। कितना देके रखा, 20 टॉर। तो RLBP क्या होता है, RLBP क्या होता है बताओ, I1X1 प्लस I2X2, है ना। अब इस बार दो सॉल्यूट है, कैल्शियम नाइट्रेट और ग्लूकोज, कैल्शियम नाइट्रेट और ग्लूकोज। क्लियर है। RLBP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग। कितना, प्योर वाटर था, पी नॉट वेपर प्रेशर होना चाहिए था, प्योर सॉल्वेंट होता तो, लेकिन कम हो गया। कितने से कम हुआ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS हो गया, तो कम कितने से हो गया, 20 माइनस PS अपॉन कितना होना, कितना, RLBP क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट ए, अपॉन पी नॉट ए। क्लियर है। हाँ, I1 पहला सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो बताओ
कैल्शियम नाइट्रेट के मोल के आगे किसके क्या मल्टीप्लाई करना है, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव, किसमें टूटेगा, 2NO3 नेगेटिव। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा, आई की वैल्यू 3 इंटू बताओ मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट 0.1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट अपॉन टोटल मोल, अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे बताओ, कैल्शियम नाइट्रेट के मोल कितने हो जाएंगे, आई इंटू मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्लस, लेकिन टोटल मोल में तो भैया ग्लूकोज के भी जोड़ेंगे, और ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं, आई इंटू मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट डिवाइड बाय टोटल मोल, आई इंटू, अब सॉल्यूशन के अंदर तो कौन है भाई, ग्लूकोज भी है ना, तो मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस सॉल्वेंट की मोल तो और ऐड करोगे 360/18 प्लस बताओ अब कौन सॉल्यूट बचा है, एक सॉल्यूट का लिख दिया, दूसरे सॉल्यूट के लिए आई की वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं 1, और उसके मोल कितने हैं 0.1 है, कितने 0.1, लेकिन टोटल मोल तो यही आएंगे क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, वाटर तो है ही सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, नीचे वाली टर्म कॉमन हो जाएगी, 3 इंटू 0.1 प्लस 0.1 प्लस 360/18 प्लस 360/18। क्लियर है फंडा, समझ गया क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, जो सॉल्यूट टूटता है उसके आगे आई लगा दो बस, और जब भी टोटल मोल रख रहे हो तो केवल सॉल्वेंट और जिस सॉल्यूट की बात कर रहा हो उसके मोल नहीं रखना, जितने भी सॉल्यूट है नीचे डिनोमिनेटर में सारे सॉल्यूट के मोल रखने पड़ेंगे। समझ रहा हो मेरी बात, इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा उसने कि कितना वेपर प्रेशर हो गया, तो क्या आरएलवीपी क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 20। क्लियर है फंडा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। इसका मोलर मास कितना आएगा 122 आएगा, क्या आएगा 122, देख लेना। क्लियर है? तो बेंजोइक एसिड के मोल कितने, गिवन मास डिवाइड बाय 122 डिवाइड बाय 122 कितने 1 है, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी या क्या होगी, उसने बोला डाइमराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा। क्लियर है? अब बीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देके रखी, डाइमराइज हो रहा है और 80%, बीटा कितना है 0.8, तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 1 अपॉन 1/2 माइनस 1 इंटू 0.8। कितना आ गया, ये कितना आ गया, आई की वैल्यू सॉल्व कर लोगे 0.04 आ रहा है ना, देख लेते हैं 0.5 1 माइनस 0.5 तो कितना आ रहा है ये 40 डिवाइड बाय, देख सेकंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इंटू 0.8 80% है ना, तो कितना आ रहा है 0.4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.6, कितनी आ गई 1.6, सॉरी कितनी आ जाएगी 0.4 थे, क्या आ गई 0.6, आई की वैल्यू क्या आ गई 0.6। क्लियर है? तो डेल्टा टीबी कितने का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन शो कर रहा था 1.4 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0.6, के भी निकाल लेते हैं। अच्छा मोलरिटी क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट 120 डिवाइड बाय 122 122 डिवाइड बाय 122, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, बहन जी का मोलर मास बताओ 1000 डिवाइड बाय 78, तो यहां से आपका के भी आ गया, क्या आ गया के भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके पास रिलेशन है ना, के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब बहुत बड़ी गलती यहां कर सकते हो, के बी की तो वैल्यू यहां से आ गई, के बी की वैल्यू यहां से आ गई। अब देखो आर की वैल्यू 2 पुट करना, क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन किस में देके रखा है, किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में रखा है, तो उसे पहले किस में, या तो जूल में रखते हैं या तो कैलोरी में रखते हैं। यदि जूल में रख रहा हो डेल्टा एच वेपराइजेशन तो आर की वैल्यू 8.314, यदि कैलोरी में रख रहा हो तो आर की वैल्यू 2, तो कैलोरी में कितना हो जाएगा बताओ 7.8 इंटू 1000, 7.8 इंटू 1000। क्लियर है? मोलर मास किसका, बेंजीन का, ग्राम पर मोल में कितना होगा 78 होगा ना, क्या होगा 78। तो के भी पता है, एम पता है, आर पता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन पता है, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा टी नॉट बी आ जाएगा। और बेंजीन ही तो प्योर सॉल्वेंट है, उसी का तो क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों, सारी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, बढ़िया से रिवाइज कर लो, बढ़िया फर्स्ट क्लास इस सेशन से आप तैयार हो जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय।